गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। ठीक ना। भारत का संविधान में बेयर एक्ट है जो, उस बुक को आज हम टोटल पढ़ते हैं। ये भारत का मूल संविधान है। कोई भी बुक में जो अनुच्छेद आते हैं तो इसी से आते हैं। ठीक ना। तो आज हम 1 से लेके 50 तक टोटल अनुच्छेद को हम समझते हैं और एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इसको भी आज हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह लागू हो गया था, जिसके कारण 26 जनवरी को यह गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक ना। तो अब हम देखिए, जब भारत का संविधान बना था तो उस समय भारत के संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची था। और अभी वर्तमान में लगभग 22-25 भाग और 450 अनुच्छेद लगभग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 1 भाग 1 में अनुच्छेद 1 है। तो अनुच्छेद 1 में जो है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यहाँ पे भारत और इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पे भारत और इंडिया, भारत का जो दो नाम है उसका उल्लेख किया गया है। अगर एग्जाम में कभी पूछ भी सकता है कि इनमें से किसका उल्लेख, कौन सा शब्द का उपयोग भारतीय संविधान में किया गया है, तो इसका होगा भारत और इंडिया, हिंदुस्तान नहीं है। ठीक ना। अब देखिए दूसरा अनुच्छेद क्या है? नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना। नए राज्यों की प्रवेश और स्थापना क्या है? दूसरा अनुच्छेद नए राज्यों की प्रवेश एवं स्थापना, मतलब संसद जो है विधि द्वारा ऐसे शर्तों या निर्बंधों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों की प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो क्या कन्फ्यूज होता है कि ये अनुच्छेद 2 है और ये अनुच्छेद 3 है। 2 में जो है संसद जो है नए राज्यों की स्थापना या उनकी प्रवेश कर सकेगी। ठीक ना। और 3 में नए राज्यों को निर्माण करना, जैसे कि मान के चलिए अभी कोई एक राज्य बिहार है और बिहार राज्य का सीमा जो है मान के चलिए 2 गो बना दिया गया, उसको 2 गो या बिहार यूपी को मिला करके एक कर दिया गया, तो उसका अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी। ठीक ना। और 2 में क्या होगा कि नए राज्यों का प्रवेश और नए संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। 2 और अनुच्छेद 3 को समझ गए। तो अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी संसद, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह VVI है। इस अनुच्छेद को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप कन्फ्यूज भी होंगे कि अनुच्छेद 2 और 3 में, तो ये 2 और 3 मतलब नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। याद रखिए, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री नहीं बना सकता है, यह संसद द्वारा ही बनाया जा सकता है, केंद्र सरकार। और ये याद रख लीजिए, अनुच्छेद 3 में क्या है? किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी संसद, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या किसी के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक ना। अब जैसे एग्जाम्पल देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंग कर दिया गया है, जैसे तमिलनाडु पहले नाम मद्रास था, उसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया है। चेन्नई भी, कोई भी शहर, कोई भी आप देख सकते हैं राज्य का नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट अनुच्छेद 4 क्या? अनुच्छेद 4 ये दिया हुआ है कि मान के चलिए 2 और 3 अनुच्छेद, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक, अनुवांशिक और परिणामिक विषयों का उपबंध, यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये क्या है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में या नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना होगी या नए राज्यों का नाम में परिवर्तन होगा, उसमें संविधान में साधारण बहुमत से संशोधन होगा। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से नहीं होगा, इतना ही याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है, यह है नागरिकता के संबंध में है कि भारत के नागरिकता। अब देखिएगा, भारत में नागरिकता का स्वरूप क्या है? एकल नागरिकता, यानी कि अगर आप बिहार के निवासी हैं या यूपी के निवासी हैं तो हूबहू आप भारत के भी निवासी हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, उसका एक राज्य का निवासी अलग होता है और देश का निवासी अलग होता है। ठीक ना। तो अब देखिए अनुच्छेद 5 में क्या है दिया हुआ? अनुच्छेद 5 में इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति, इस संविधान के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है या जिसके या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या फिर जो ऐसा प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम
5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हुआ भारत का नागरिक होगा। यानी कि आप एक चीज़ समझ लीजिए कि भारत का नागरिक वही होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसे माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा हो। अब देखिए, हम लोग को भारत का नागरिक रहने का नागरिकता हम लोग कहाँ लिए हैं, लेकिन जन्म लिए हैं, जो व्यक्ति जन्म लिया वो भारत से खूबहू नागरिक है, ठीक ना। आप देखिए 6 और 7 अनुच्छेद को समझते हैं, 6 अनुच्छेद और 7 अनुच्छेद को। ये अनुच्छेद 6 है, अनुच्छेद 7 को एक दूसरे को हम तुलना करेंगे ना तो अनुच्छेद खुद याद हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के पहले ही भारत का संविधान बनना प्रारंभ हो गया था। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान को भी भारत से अलग कर दिया गया था। तो अब देखिए, तो उसी समय भारत के संबंध में पाकिस्तानों के लिए भी कुछ प्रावधान किया गया था। क्या प्रावधान किया गया था? तो देखिए क्या है कि पाकिस्तान से भारत को प्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो गया था तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिए भी कुछ नागरिकता का प्रावधान दिया गया था। और साथ में क्या है, साथ में है कि पाकिस्तान को, अगर भारत के कोई लोग पाकिस्तान में जाना चाहता है तो उसके लिए भी कुछ भारत के संविधान में नागरिकता का अधिकार दिया गया था। तो आप 6 और 7 समझ गए कि 6 में क्या है। 6 में ये है कि अगर कोई पाकिस्तान से कोई भारत आता है तो उसके लिए भी नागरिकता का कोई प्रावधान किया गया था, और कोई भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसके लिए भी नागरिकता का अधिकार दिया गया था। 6 मतलब पहले आने के लिए, 7 मतलब जाने के लिए, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 8 और 9 और 10, 11, ये भी 4 अनुच्छेद बहुत ज़्यादा नागरिकता से संबंधित इंपॉर्टेंट है। इसको हम सबसे पहले जानते हैं कि देखिए, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, यानी मान के चलिए अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया कि भारत के बाहर रहने वाले उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। इसको हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 5 में, किसी बात के होते हुए कोई व्यक्ति जो या माता पिता या में से कोई अथवा पितामह या पितामही मतलब माता पिता या दादा दादी जो भी हो, मूल रूप से भारत शासन अधिनियम 1945 में परिभाषित में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश के मामूली तौर पर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी कि आप इतना ही जान लीजिए कि इसको आगे पढ़ते हैं फिर, यदि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा विहित रूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक काउंसिल प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक काउंसिल या प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रेट किया गया। यानी कि आप एक बात समझ लीजिए, इसको हम अच्छा से समझ लेते हैं। 8 नंबर, अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर रहता है, ठीक ना, तो उस व्यक्तियों के लिए भी नागरिकता का कुछ अधिकार है, उसका नागरिकता खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे आप हैं या हम हैं, कोई व्यक्ति अगर हम जाते हैं भारत के बाहर रहते हैं तो उसका नागरिकता का अधिकार खत्म नहीं होगा। और आर्टिकल 9 में क्या है, आर्टिकल 9 में है विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वैच्छिक से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नहीं होना। नो मतलब याद रखिए, नहीं होना। अगर मान के चलिए आप कोई देश में हैं और देश में है वहाँ रहते हैं तो आपका नागरिकता बना रहेगा किस अनुच्छेद के तहत? 8 अनुच्छेद के तहत। ये अनुच्छेद के तहत अगर आप विदेश में रहते हैं लेकिन वहाँ का आप नागरिकता नहीं लेते हैं तो आपका नागरिकता बना रहेगा किस अनुच्छेद के तहत? 8 अनुच्छेद के तहत। लेकिन यदि आप विदेश में जाते हैं और वहाँ का नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेते हैं तो आपका नागरिकता नहीं रहेगा किस अनुच्छेद के तहत? 9 अनुच्छेद के तहत। आप यह बात को याद रख लीजिए। अब देख देते हैं कि 10 अनुच्छेद में क्या है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी संबंध में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है तो यह समझा जाएगा कि ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिकता बना रहेगा। मतलब कि अगर आप भारत में रह रहे हैं और आप कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो भारत सरकार या भारत के लिए कोई नागरिकता से संबंधित कोई चुनौती ना हो, मतलब दिक्कत नहीं हो, तो आपका नागरिकता बना रहेगा, ठीक ना। 9 में क्या था कि अगर आप किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करते हैं तो आपका नागरिकता नहीं रहेगा। अनुच्छेद 10 में क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
अब 11 देख लीजिए, भी आई है 11 जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसलिए देखिए, संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार विधि द्वारा विनियत किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंध की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंध में अन्य सभी विषयों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। यानी कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना, मतलब नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है ये कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगा। नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून अनुच्छेद 11 के तहत संसद ही बनाएगा। तो आप देख लिए 5 से 11 तक नागरिकता है। अब हम दूसरा चले, मौलिक अधिकार। क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार को देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का भाग 3 में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है 12 अनुच्छेद में क्या दिया गया है? 12 अनुच्छेद में इस भाग में परिभाषा, राज्य का परिभाषा दिया गया है। ठीक ना, आप इतना ही जान लीजिए, राज्य का परिभाषा दिया गया है। तो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में प्रत्येक राज्य सरकार और विधानमंडल तथा भारत राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। ठीक ना, अनुच्छेद 12 में परिभाषा दिया गया है राज्य का, कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएंगे। तो कौन कौन आएंगे? राज्य, भारत सरकार और संसद तथा राज्य के प्रत्येक विधानमंडल और राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। और अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 में आपका है मूल अधिकार से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने का वाली विधियां। यदि अगर कोई भी अनुच्छेद मूल अधिकार को छीनती है या उसको समाप्त करने का कोशिश करती है, तो वह अनुच्छेद, वह विधि खुद समाप्त हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? 13 अनुच्छेद के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद के तहत 14 में क्या है? विधि के समक्ष क्षमता। राज्य तथा भारत राज्य क्षेत्र के में किसी व्यक्ति या विधि के समक्ष क्षमता से या विधियां के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 ब्रिटेन से लिया गया। विधि के समक्ष कानून के नज़र में सब कोई क्या होगा? समान होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 14 अनुच्छेद के तहत। ठीक ना। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात किया गया। 5 प्रकार का, कि 5 प्रकार का उल्लेख किया गया। क्या क्या उल्लेख है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। एग्जाम में पूछा जाता है। आपका एक मूवी आया था आर्टिकल 15, तो उस समय के एग्जाम में पूछा गया था आर्टिकल 15 में किसकी समानता की बात किया गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। और अनुच्छेद 16 में क्या है? देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में दिया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। अनुच्छेद 14 में जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकार में 6 प्रकार का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। एक है समता का अधिकार। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद कहाँ चल रहे थे हम? अनुच्छेद 16, 15 हो गया था। 16 अनुच्छेद में क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी कि अनुच्छेद 14 में सभी को सरकारी नौकरी के लिए जो होगा समानता का बात किया गया। अपवाद में SC ST OBC को दिया गया है। ये हम आगे कभी बाद में चर्चा करेंगे। ठीक ना, पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। 17 अनुच्छेद 17 में क्या इसका उल्लेख किया गया? अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 17 में जो है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत का बात किया गया। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। यानी कि आप कोई व्यक्ति किसी को छूने से या कोई जाति की वजह या कोई मतलब कि छुआछूत की भावना में उसको समानता ही रखा जाएगा। ठीक ना। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। यह राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि राज्य जो है, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति विदेशी व्यक्ति से कोई सम्मान हासिल करता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा अनुमति लेना जरूरी है। तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 18 के तहत। ठीक ना।
अब देखिएगा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में देखिएगा अनुच्छेद 19, 20, अनुच्छेद 19, 20 और 21, ये जो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक्य स्वतंत्रता आदि, वाक्य बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ए में क्या है, वाक्य स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। बी में क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन का। तीसरा है संघ या संघ का बनाने का। चौथा क्या है, भारत राज्य क्षेत्र में घूमने का। और पांचवा भारत राज्य क्षेत्र किसी भाग में निवास करने का। और छठा व्यापार या कारोबार करने का। ठीक है ना। तो ये पांचों एग्जाम में आता है, एग्जाम में कि आपका कौन सा 19 का ABCDE कौन सा अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, किसमें क्या उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 20 देखिए, अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसके सामने कोई कार्य करने के समय जो अपराध के समय में आरोपित है किसी प्रवर्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक सशक्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय प्रवर्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। यानी कि अपराध के दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया, में इस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही दोषी दंडित किया जाएगा। ये नहीं कि एक बार अपराध कर लिया तो उसको बार बार बुला करके दोषी दंडित किया जाएगा। किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति है और उसको बोले तुम चोरी किया है, उसको जबरन बोलो कि हाँ तुम बोलो चोरी की है, तुम चोरी की हो, पैसा दे के भी अगर उसको बोल सकते हैं कि मान के चलिए कोई अमीर आदमी गाड़ी से एक्सीडेंट कर लिया और उसके बदले गरीब आदमी को अपराधी बना दिया गया, बोला तुम बोलो कि हम ही किए हैं, हम ही किए हैं, तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 20 में इसलिए बनाया गया है अपराधों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 21 क्या है, अनुच्छेद 21 को हम देखते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि कोई व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण का अधिकार है। और 21 का को 21 का क में संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा का अधिकार को 21 का क में जोड़ा गया, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने का बात की गई है। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंध में संरक्षण। यानी कि अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया गया तो उसके संबंध में 4 अनुच्छेद का उल्लेख किया गया। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। अब देखिए इसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है, इसको हम देखते हैं। तो अभी हम अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद है, इसमें क्या एग्जाम में पूछ सकता है आपको, तो ये इम्पोर्टेंट ये याद ही रखना है कि अनुच्छेद 22 में क्या, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक ना। तो इसमें 3 उल्लेख किया गया है। कोई क्या उल्लेख किया गया है कि इसमें जो है मान के चलिए पहला है कि हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर पुलिस कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसको अपना कारण बताना होगा। ठीक ना। और दूसरा यह है कि अगर कोई व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसके जो है दंडाधिकारी के पास पेश किया जाएगा, और वो भी आने जाने का समय को छोड़कर। ठीक ना। और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे एक बात क्वेश्चन पूछेगा कि निवारक निरोध अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत बनता है। निवारक निरोध अधिनियम
निवारक निरोध अधिनियम जो है ये अनुच्छेद 22 के तहत ही बनता है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 22 के तहत ही बनता है। निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 22 के तहत ही बनेगा। निवारक निरोध जैसे मान के चलिए पोटा हो गया, टाडा हो गया, ये सब जो है ये अनुच्छेद 22 के तहत ही बनेगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में मानव के अनुच्छेद 23 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। और 24 अनुच्छेद में क्या? कारखानों आदाय में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। देखिए 24 को 14 याद रखिएगा और 23 को लिखिएगा कि बच्चा, कोई भी बच्चा जो भी हो उसको मानव का कोई भी व्यक्ति, बच्चा हो या बड़ा हो, जबरदस्ती व्यापार उस या बेगारी व्यापार नहीं करा सकता। अगर आप किसी से काम करवाएं, अगर आप उसको पैसा नहीं देते हैं तो वो भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। और कोई व्यक्ति को अगर जबरदस्ती अपने पास रखते हैं तो वो भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि 14 साल से कम उम्र के वाले व्यक्तियों का काम करवा रहे हैं, चाहे उसके मर्जी से या उसके खिलाफ, तो ये अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा, ठीक ना। और अनुच्छेद 25 में क्या है? अनुच्छेद 25 में स्वतंत्र धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी कि अनुच्छेद 25 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक ना। और एक बात आपको आप भी याद रखिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति, जैसे मान के चलिए आप जनेऊ पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो ये अगर आपको ये अनुच्छेद 25 के तहत ही पहनते हैं। कि जैसे कि आप देखते होंगे सिख लोग जो होता है चाकू रखते हैं, मान के चलिए, या तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद ये देखिए अनुच्छेद 25 के तहत ही वो रखते हैं। कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग होगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। और एक क्वेश्चन और है, आप देखते होंगे ट्रैफिक पुलिस में पगड़ी लोग पहनते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते, तो किस अनुच्छेद के तहत? 25 अनुच्छेद के तहत ही। अब यहाँ ध्यान, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये क्या है? अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि इस अनुच्छेद के तहत लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसे किसी अनुभाग को धार्मिक पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म विषयों कार्यों का प्रबंध करने का, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, ठीक ना, ऐसी संपत्ति विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 26। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में क्या है? किसी भी, अनुच्छेद 27 में है, किसी भी व्यक्ति किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। यानी कि आप इतना ही समझ लीजिए, अनुच्छेद 27 के तहत कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी व्यक्ति को सरकार कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक ना। और अनुच्छेद 28 में क्या है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 के तहत राज्य जो है विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी कोई भी सरकार, कोई भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, वो भी राज्य विधि से। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बात सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें कोई भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और उसको बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुम इसी धर्म को मानो या इसी धर्म के संबंधित पढ़ाई करो, ठीक ना। और अनुच्छेद 29 और 30 जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। तो अब देखिए अनुच्छेद 29 में क्या है?
अनुच्छेद 29 में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या उसे किसी भी भाग के निवासी नागरिकों को किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। किस अनुच्छेद के तहत? 29 के तहत। और अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। थैंक यू। देखिए आज हम 1 से 30 तक देखने के लिए थैंक यू। देखिए आज 1 से अनुच्छेद 30 तक पढ़ें और नेक्स्ट वीडियो में हम अनुच्छेद 30 से 20 तक वीडियो को अनुच्छेद 30 से 50 तक हम देखेंगे। और ऐसे करके हम लगभग 395 अनुच्छेद में हम 200 से 250 अनुच्छेद को क्लियर करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखने के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो आने का इंतज़ार करें। थैंक यू।